प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके साथ में अम्ल, क्षार, लवण, ये जो चैप्टर हमारा चल रहा था, हम 3 भागों में ख़त्म करने वाले थे, लेकिन इसको हमें 4 भागों में ख़त्म करना पड़ रहा है क्योंकि ये रेगुलर कुछ खास हिस्सा इसका बच गया था, तो वो हमें कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है और उसको हम किसी एक वीडियो में नहीं डाल सकते थे। इसलिए हमने इस वीडियो को एक नया वीडियो बनाने के बारे में सोचा। आप इन वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें क्योंकि इसमें मैं बहुत सी ऐसी जानकारियाँ देने वाला हूँ जो आप हो सकता है पहली बार जानकारी मिले आपको, और ऐसी भी जानकारी देने वाला हूँ जो आपकी परीक्षा में पक्का कुछ न कुछ आपको देगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें, नोटबुक लेके बैठे, पेन और नोटबुक लेकर के मुख्य चीज़ें जो मैं कहूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो, उसको लिखते जाएं, तो पक्का आपको भले स्कूल की क्लास में पढ़ो या यहाँ पढ़ो एक जैसा लगेगा, कोई अंतर आपको लगेगा नहीं। आप तो बस मेरे इस चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि ऐसी क्लास चल रही है। विज्ञान के हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं लगभग, अभी ये ख़त्म हो जाएगा हमारा चैप्टर, तो इस पर हम बात करते हैं। एक बहुत ही अच्छा फैक्ट बताता हूँ, इससे शुरुआत करते हैं हम। एक ऐसा फैक्ट है जो हमें जानना चाहिए, कभी कभी पूछ ले तो बहुत सर कई जगह मैंने पढ़ा कि क्षार लिखा हुआ होता है, कई जगह क्षारक लिखा होता है, क्या अंतर है इन दोनों में? क्या क्षारक और क्षार एक ही चीज है या ये अलग अलग हैं? यूं तो देखो तो क्षारक में सभी आ जाते हैं, क्षार भी आ जाता है और क्षारक दोनों, लेकिन क्षार किसे कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिख भी दूं मैं यहाँ पे, क्षार कहलाते हैं। एक अच्छी सूचना आपको मेरे हिसाब से मिली है कि क्षार और क्षारक में क्या अंतर है। अधिकतर ऐसे मानते हैं कि क्षार और क्षारक एक ही चीज होगी, नहीं, ये थोड़ी सी अलग है। जो जल में विलयशील है, जो जल में घुलनशील है, वो क्षार कहलाते हैं। बाकी सभी क्षार ही हैं, घुलनशील हो या अघुलनशील। क्षारक तो हम कहते ही हैं, लेकिन अक्षारों में तो में भी क्षार क्या है, तो जो जल में घुलनशील है वो क्षार है। ठीक है, आगे हम चलें तो अब हम अगला परिवार लेते हैं। अभी तक हम अम्ल पे बात कर चुके हैं, क्षारक पे बहुत सारी बात कर चुके हैं, लेकिन लवण वाला हिस्सा बहुत कम हुआ, अभी तक हम उस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाए, तो हम आज लेंगे लवण। आज का हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा लवण। ठीक है, लवण। अब लवण क्या होते हैं? तो ये तो मैं बता चुका, जिनका pH 7 होता है, उदासीन होते हैं, जो स्वाद में नमकीन होते हैं, ये बातें तो हम कर चुके हैं। लेकिन लवण का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे कैसे? तो लवण का परिवार कौन कौन है, कुछ लवणों के नाम भी याद कर लें, मैं लिखवा रहा हूं। सबसे सिंपल पहला नाम है NaCl, यह हमारा सामान्य नमक। ठीक है, इसके बाद है Na2SO4, याद कर लें। कोई पूछेगा 2 लवणों के नाम बताओ, 5 लवणों के नाम, तो हम लिख सकते हैं आसानी से। तो इन चीज़ों को रटने की चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, लिखने की और रटने की। आपको मैं हर चीज़ बताता रहूँगा, फिर भी आप ध्यान रखें और अपनी नोटबुक में लिखते रहें। सोडियम, इसको क्या कहेंगे, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सल्फेट। नमक का तो आप सब जानते ही हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, मैं कई जगह बता भी चुका हूँ ये नाम। ठीक है, तो ये हमारे, इसी तरह से KCl है, इसका नाम कोई बता सकता है? देखिए अपनी कॉपी में लिख के देखिए कि मैं लिख रहा हूँ वो सही है क्या, वैसा ही आपने लिखा क्या? ठीक है, तो पोटेशियम, के का मतलब क्या है? पोटेशियम है, बस सोडियम की जगह पोटेशियम आ गया, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अब लवणों का पीएच कितना होता है, हमने बात करी
तो ये 2-3 लवणों के नाम मैंने और बताए, और भी आपके बहुत सारे लवण हैं, ठीक है, देख सकते हैं। नाम और बता दो तो मैं पोटेशियम सल्फेट होता है, सॉरी 4 नंबर K2SO4, इसको क्या कहेंगे, पोटेशियम तो है ही है, के लिख लें, ये बहुत सारे नाम है, आपको कोई पूछे तो क्या है, पोटेशियम सल्फेट, जिसके साथ सल्फेट लगा है वो लवण है, क्लोराइड लगा है लवण, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, अब बात करते हैं, इनका pH 7 होता है। सभी लवणों का pH कितना होता है, pH = 7, ये हमने पढ़ा था, मैं बता भी चुका हूँ, फिर भी रिपीटिशन है तो अब ध्यान रखें। अब हम बात करें नमक की, सबसे इंपॉर्टेंट लवण हमारे लिए कौन सा है, नमक। तो हम नमक की बात करें, सामान्य नमक, इसका रासायनिक नाम क्या है ये भी मैं एक बार वापस लिख देता हूँ, लिख दो आप बार बार, ताकि परीक्षा में पूछा जाता है, घबराए नहीं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हमारा नमक हो गया, ठीक है। तो ये नमक कैसे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो, नमक अगर रोटी में नहीं हो या सब्जी में नहीं हो तो क्या स्थिति होगी आप जानते हैं, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब तक आपकी आदत नहीं बनती बिना नमक का खाने की, तब तक बहुत सब कुछ स्वादहीन है, थोड़ा सा नमक डालना पड़ता है। नमक की मात्रा कितनी होती है खाने में, बहुत कम, लेकिन उसका महत्व कितना है, बहुत ज़्यादा, उसके बिना स्वाद नहीं आता है। नमक कहाँ से प्राप्त होता है, सामान्यतः ये बात भी बता दूं तो ये हमारे समुद्रों में या खारे पानी की झीलों से प्राप्त होता है। खारे पानी की झीलों को या समुद्रों के किनारे एक खड्डे बना करके खारे पानी को उसमें डाल दिया जाता है, और धीरे धीरे इवोपरेशन या बाष्पीकरण के कारण वो पानी उड़ जाता है, नमक लवण होने के कारण, भारी होने के कारण वो नीचे रह जाता है। इस तरह से वो जो नमक नीचे रह गया उसको खुरच के अलग कर लिया जाता है और काम में लिया जाता है, ठीक है। अब ये नमक जो है इतना इम्पोर्टेंट था कि आपको पता होगा, हमारी हिस्ट्री में भी एक कहानी है बहुत इम्पोर्टेंट, कि गांधी जी हमारे जो थे, गांधी जी ने कौन सा मार्च किया था नमक के लिए, नमक कानून तोड़ा था। क्या तोड़ा था, नमक कानून के विरोध में कौन सी यात्रा की थी, विरोध में दांडी यात्रा की थी। कौन सी यात्रा की, दांडी यात्रा, ठीक है ना। तो दांडी यात्रा गांधी जी ने की थी, दांडी एक स्थान है, वहां तक वो गए थे और दांडी यात्रा उन्होंने करी थी। क्यों करी कि नमक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है और इस पर सरकार ने टैक्स लगा दिया था बहुत ज़्यादा, और ऐसे नियम बना दिए थे कि जो व्यक्ति वो टैक्स या ब्रिटिश सरकार को देगा तो ब्रिटिश सरकार ही उसका उत्पादन कर सकती है और लोगों को उनसे खरीदना पड़ेगा, स्वयं उत्पादन नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में लोगों को ये बहुत महंगा पड़ने लगा था और ये भोजन का मुख्य अवयव होने से इसके बिना चलता नहीं, तो गांधी जी ने इसका विरोध किया था। इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करें क्योंकि ये हमारा विज्ञान का विषय है, हम सीधे हमारे सब्जेक्ट पे वापस आ जाते हैं। तो एक छोटी सी जानकारी के लिए मैंने बता दिया था। अब साधारण नमक से बहुत सारे पदार्थ हम बना सकते हैं। ये रसायनों का, कई हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले रसायनों का वो है, कच्चा पदार्थ है, क्या कहते हैं, जिससे नए पदार्थ बनाए जाते हैं फैक्ट्रियों में, उसको कच्चा पदार्थ कहते हैं। जैसे हमें फर्नीचर बनाना है तो लकड़ी उसका क्या है, कच्चा पदार्थ है। बिना लकड़ी के हम क्या फर्नीचर और टेबल कुर्सियाँ ऐसा कुछ बना सकते हैं? टेबल और कुर्सियाँ क्या है, फर्निश्ड या हमारा उत्पाद है, लेकिन उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए। उसी तरह से हमें खाना बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए आटा कच्चा पदार्थ है, कच्ची सामग्री कहलाती है, आटा, तेल, ये सब, और ये सब मिल के पका के हम रोटी बनती है, एक सब्जी बनती है। तो कच्ची सामग्री के रूप में नमक कई रसायनों को बनाने में काम आता है। ये इससे कौन कौन से बनते हैं वो मैं बता देता हूँ। क्या क्या पदार्थ ये बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में ये काम आता है, ठीक है। उसके बाद विरंजक चूर्ण बनता है। इन सब का भी मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आगे, पर अभी एक बार आप लिख लीजिए, विरंजक चूर्ण, ठीक है। और क्या बनता है, तो हम बात करें इससे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा यानी,
वॉशिंग सोडा। ओके, सो इस तरह से बहुत सारे पदार्थ जो दैनिक जीवन में हमारे बहुत उपयोगी हैं, इनके बिना हमारा जीवन नहीं चलता। इन सब का कच्चा पदार्थ कौन है? नमक। आपसे कोई पूछे नमक किन किन पदार्थों को बनाने के लिए काम आता है, उससे क्या क्या बन सकते हैं, तो हम कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा आदि सब बनाने में ये काम आता है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। अब इसकी भी एक अभिक्रिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आ रहा है, आप पक्का याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं इसको बताऊंगा। ये अभिक्रिया है नमक की, जिसको बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। इसका नाम है, लिख लीजिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए इस पे, क्लोर क्षार अभिक्रिया। अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का क्या नाम है? क्लोर क्षार अभिक्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसी में बनेगा। इस अभिक्रिया से हम कई पदार्थ प्राप्त करते हैं। तो क्या, कैसे प्राप्त करते हैं? तो हम क्या करते हैं कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है ये भी पूछ सकते हैं। प्रक्रिया भी लिखा हुआ है कई जगह, तो घबराए नहीं, अभिक्रिया लिखें या प्रक्रिया लिखें, कोई खास बात नहीं है। तो ठीक है, ये क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है? तो एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं? तो क्लोर क्षार अभिक्रिया से बनाते हैं। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VIMP, ये परीक्षा में पूछा गया है कई बार। क्लोर क्षार अभिक्रिया आप लिख लें। इस अभिक्रिया का समीकरण मैं लिख रहा हूं, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, NaCl प्लस H2O। अपन इसके हिसाब से भी बनाएंगे, देखना बहुत सरल बन जाएगा। किसे कहते हैं, कोई प्रश्न पूछे तो हम बता सकते हैं, 2NaOH प्लस H2 गैस। ठीक है, अब बात करें हम, और प्लस एक हमारे बीच में देखिए आप Cl2 गैस भी आती है, तो मैं पहले लिख दूँ उसको, H2 लिख देता हूँ। तो दो चीज, अब हमारा ये दो अभिकर्मक है, नमक और जल। तो हम कहेंगे नमक के जलीय विलयन, क्या क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, याद करिए पक्का। इस समीकरण को देख के हम परिभाषा बना सकते हैं, भाषा बना सकते हैं। नमक के जलीय विलयन में क्या करना है हमें? नमक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करनी। क्या करनी? विद्युत। तो किसी एक कम बर्तन में लेकर के नमक का जलीय विलयन, और उसमें एनोड और कैथोड दो सिरे उसके लगा देंगे, वायर के दो भाग होते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, तो वो हम उसमें करंट प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो क्या हो जाएगा? क्लोर क्षार अभिक्रिया हो सकता है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख दे, तो हमने पहले पढ़ा था रासायनिक समीकरण में कि जो कंडीशन होती है उसकी, उसको हम ऊपर लिखते हैं विद्युत धारा। अपने आप नहीं होगी ये अभिक्रिया। नमक और जल को मिलाते, तो हम रोज मिला रहे हैं नमक और जल को, तो कहाँ NaOH बना? नहीं बनता है। नमक और जल के घोल को बना के उसमें हमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, तो बनेगा। तो इससे हमें क्या मिला? देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर क्लोरीन गैस भी बन गई। ठीक है, ये क्लोरीन गैस बन गई, ये हाइड्रोजन गैस बन गई। तो नमक का उपयोग किसमें? इस परिभाषा को कोई पूछे क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, तो हम लिखेंगे नमक के, लिख लीजिए ये जलीय विलयन में। समीकरण से भी क्लियर है, समीकरण याद कर लीजिएगा। ऐसा भी पूछा जाता है क्लोर क्षार अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, तो ये लिखना है। ठीक है, नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम क्या बनता है भाई? देखिए सोडियम, बोलिए आप, साथ ही साथ बोलेंगे तो बहुत अच्छा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मैं बता चुका हूँ, तो याद हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन
वह H2 गैस बनती है। इसी को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। पक्का? अब ये जो यहाँ पे इस क्लोर क्षार अभिक्रिया से जो क्लोरीन प्राप्त हुई, ये क्लोरीन हमें और कई पदार्थ बनाने के लिए, विरंजक चूर्ण और ये बनाने के लिए काम आती है। विरंजक चूर्ण कैसे बनता है? देखो, जलीय सोडियम क्लोराइड में विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है, ये हमने पढ़ लिया। और इस क्लोरीन का उपयोग विरंजक चूर्ण में काम आता है। कैसे है उसका भी समीकरण लिख देते हैं, फटाफट करेंगे, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा न हो जाए, क्योंकि हमें अब वो अभिक्रिया लिखते हैं। जो क्लोरीन गैस बनी, उस क्लोरीन गैस को हम कैल्शियम के साथ, कैल्शियम प्लस और इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या लेंगे, CaOH होल ट्वाइस प्लस जो Cl2 गैस बनी उसको हम उस पर प्रवाहित करते हैं। ठीक है, ये एक्वस है। ठीक है, तो इसमें जब प्रवाहित करते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है CaOCl2 प्लस CaOCl2 हो गया प्लस H2 बच गया। ठीक है, तो ये CaOCl2 को क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए, याद कर लीजिए, अभी रट डालिए। CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? CaOCl2 याद हो गया होगा। ठीक है, तो हमने विरंजक चूर्ण भी बना दिया नमक से। अब आगे चलते हैं, क्या और बनेंगे, इसका उपयोग क्या है, ऐसा भी पूछा जाता है। देखो, अब इनके उपयोग भी पूछे जाते हैं, तो हम बता दें, ये कपड़े के उद्योग में काम आता है। विरंजक नाम से पता रंजक, रंजक यानी रंग करने वाली जो इंडस्ट्री होती है। तो कपड़ा जब बनता है तो पहले वो कपड़ा, जैसे कपास और ये जो पदार्थ है, कई जब हमारे आते हैं तो कई गंदगियाँ उसमें लग सकती हैं। तो उस गंदगी के कारण वो मटमैला या ऐसा हो तो उस पर नया कलर चढ़ाएंगे, वो सही नहीं दिखेगा। तो उसको पहले विरंजक चूर्ण से एकदम साफ कर दिया जाता है और फिर उसमें वह कलर चढ़ाए जाते हैं। तो वस्त्र उद्योग में ये बहुत काम आता है, कागज में बहुत काम आता है, कागज इंडस्ट्री में। आप तो पक्का याद कर लें कहाँ काम आता है, वस्त्र उद्योग। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पक्का देख लें। वस्त्र उद्योग में उपयोग, विरंजक चूर्ण के उपयोग है। ठीक है, वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, ठीक है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक, ये सबके अधिकतर काम आते हैं। आप ये पक्का याद रखें, कहीं पे भी लिख देंगे एक बार आपको काम हो जाएगा। रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में काम आता है। अपचायक के रूप में, किसके रूप में? आप इतना ही लिख दोगे तो भी चलेगा। हाँ, रासायनिक उद्योगों में जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें अपचायक के रूप में भी ये कार्य काम में आता है। और पीने के जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए, जल को शुद्धिकरण, जल के शुद्धिकरण में, बस ये 3 पॉइंट आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखिए, तो आप कोई भी 2 याद रख लें। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हो गया हमारा। इसके बाद अगला, इससे जो उत्पाद बनता है वो बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। अगला हम पदार्थ ले रहे हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा कैसा होता है आप देख लीजिए। बेकिंग सोडा ये कैसे बनता है? देखो, बेकिंग सोडा। ठीक, तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम इस NaCl प्लस H2O प्लस CO2 की जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया लिख देता हूं मैं कैसे बनता है। पहले सबसे NaCl प्लस H2O, तो जलीय विलयन तो है ही है इसका, प्लस जलीय विलयन में हम और क्या मिलाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? CO2 प्लस NH3। NH3 का नाम क्या है मैं बता देता हूं, आप सुन लीजिएगा, ध्यान रखें, परीक्षा में कई बार इनको पूछता है। अमोनिया। क्या कहते हैं इसको? अमोनिया। थोड़ा सा इसको तीर और बड़ा बना देता हूँ, ठीक रहेगा। अब इससे क्या बदलता है? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्या बना? प्लस NaHCO3। क्यों मैं नीचे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो। NaHCO3, NaHCO3 यही हमारा बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा का सूत्र कोई पूछे तो NaHCO
CO3। ठीक है, बेकिंग सोडा सामान्य नाम है, इसका सूत्र NaHCO3 है। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। यहाँ तक हो गया आपका, आपको समझ में आ गया। ये हमारे भोजन को बेकिंग सोडा कहाँ काम आता है? तो सबसे सिंपल, बेकिंग यानी होता है पकाना। बेकिंग शब्द का अर्थ है पकाना, अंग्रेजी शब्द है पकाना, खाना पकाना कुछ भी। तो ये कहाँ, किस इंडस्ट्री में? एक उदाहरण तो पक्का याद हो गया, इसके उपयोग क्या है? कोई पूछे तो बहुत सरल है कि भोजन बनाने में या ब्रेड बनाने में। ब्रेड खुली हुई होती है, ब्रेड में आपने देखा होगा, ब्रेड सबने देखी होगी, बीच बीच में छेद होते हैं। वो छेद कहाँ से आए? इस बेकिंग सोडा के कारण आते हैं। ब्रेड भोजन बनाने में या कई चीज़ें, ब्रेड ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनती है, इसलिए भोजन इंडस्ट्री में काम आता है। ये समझ लें आप, ब्रेड है, और से बहुत सारे पदार्थ हैं जिनको, खमण आपने कभी खाया हो, गुजराती लोग खाते हैं, खमण मिलता है। ठीक है, तो इनमें सब में ये बेकिंग सोडा काम आता है। ठीक है, इडली डोसा सब बनाने में ये काम में लेते हैं लोग। ठीक है, तो बेकिंग सोडा इसीलिए इसका नाम है। आगे चले, इसका और उपयोग क्या है? तो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बनाने में भी काम आता है। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल जैसे मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर गर्म किया जाता है तो यह जल में मिलाया जाता है, निम्न अभिक्रिया होती है। अब आप हम कहें कि ये फूल क्यों जाता है, इसमें कौन सी गैस बनती है? बेकिंग सोडा को खाने में डालने से क्या होता है, कौन सी अभिक्रिया होती है? NaHCO3। इसको गर्म होगा, खाना क्या होता है, गर्म करते हैं ना, खाना बनाते हैं, तो क्या होगा? गर्म होने पर ये Na2 या उष्मा लिख दो, इसको गर्म की जगह ज़्यादा अच्छा रहेगा, उष्मा कैसे भी दो आप। ठीक है ना, तो क्या बनेगा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट प्लस CO2 और H2O प्लस CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड, किसी भी चीज़ में आप खाने की चीज़ें जो एकदम स्पंजी बन जाती है, उसका कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो बुदबुदों के साथ निकलती है इसमें से, उसके कारण ये खाना हमारा वो हो जाता है। अगला हमारा है, तो इसके उपयोग ये है। फिर है सोडियम कार्बोनेट, एंटाएसिड का एक संगठक है। एंटाएसिड, जब एसिडिटी हो जाती है तो एंटाएसिड जो बनाते हैं, इनो और ये जो बनाते हैं, तो उसके लिए भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट काम आता है, बेकिंग सोडा काम आता है। और घरों में साफ सफाई के लिए भी काम आता है। तो भोजन पकाना, साफ सफाई, ठीक है, इसके सिंपल उपयोग देख लिए। ठीक है, और हमने अभी क्या कहा था? एंटा एसिड के रूप में, एंटा एसिड, एसिडिटी हो रही है तो इसके साथ नींबू के साथ मिला के इसको भी पी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इनो जैसे प्रोडक्ट हैं, इनो है, अभी आजकल और कुछ भी आने लग गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम करते हैं धोने का सोडा। कौन सा? धोने का सोडा, धावन सोडा भी कहते हैं उसको। तो उसका उपयोग और ये है हमारा, तो उसको हम देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से। धोने का सोडा, इसका सूत्र भी लिख लीजिए आप। धोने का सोडा, इसको क्या नाम है? धोने का सोडा। ये जो 3-4 अभिकर्मक मैं लिखवा रहा हूँ, जो पदार्थ में लिखवा रहा हूँ, इनमें से एक ना एक पे प्रश्न जरूर आता है, पक्का आता है। इनका या तो रासायनिक सूत्र पूछा जाता है, Na2CO3 और .10H2O, सोडियम कार्बोनेट है और जलीय, उसके साथ क्रिस्टलन जल है। ये 10 जल लिख रखे हैं, 10 जल के अणु क्रिस्टलन के रूप में, ये क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको धोने का सोडा अन्य रसायन जैसे सोडियम क्लोराइड से ये प्राप्त होता है। और बेकिंग सोडा को जब गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। हमने कैसे बनता है इसको भी देख लें। तो बेकिंग सोडा को जब हम गर्म किया था तो Na2CO3 बना था, आपने देखा होगा। अब Na2CO3 के साथ हमने जल की अभिक्रिया करवा दी। Na2CO3 के साथ जब क्रिस्टलन जल जोड़ दिया 10H2O, ठीक है ना, तो ये Na2CO3
CO3.10H2O। ठीक है, ये डॉट H प्लस और डॉट करके लिखने में बहुत अंतर है। ये जल इसी के अंदर समाहित है और ये क्रिस्टलन जल के रूप में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, अब धोने के सोडे के उपयोग, धोने के सोडे के क्या उपयोग हैं? तो सिंपल बात है, धोने का सोडा नाम से ही पता है, कांच, साबुन, किस किस उद्योग में काम आता है? कांच उद्योग में काम आता है, कांच उद्योग, साबुन उद्योग में। सिंपल बात है, धोने का सोडा साबुन, तो एक तो आपको पक्का याद रह जाएगा वैसे ही, धोने के सोडे नाम से ही। कई बार दो दो उपयोग पूछे जाते हैं, आप एक तो कम से कम उसके नाम से ही लिख सकते हो अधिकतर का। ध्यान से आप अगर सोचें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं इसमें। ठीक है, और घरों में साफ सफाई, वही बात हो गई, उद्योग ये साबुन उद्योग और घरों में साफ सफाई के लिए। हेतु, और इसके अलावा इसका उपयोग है हमारा स्थायी कठोर, जल में स्थायी कठोरता हटाने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, जल की स्थायी कठोरता हटाने हेतु। लिख लें, में पक्का याद रखें तो आपको बहुत काम आएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं जो भी अभी ये तीनों चारों पांचों अभिकर्मण को मतलब पदार्थ और उनके उपयोग बता रहा हूँ, जो रासायनिक पदार्थ हैं जिनका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। ठीक है, क्या अब हम बात करते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था क्रिस्टलन जल। तो जो लवण के क्रिस्टल होता है, आपने नमक को देखा होगा, नमक पिसा हुआ नमक अलग है, पूरा पूरा जब नमक बनता है तो वो उसके एकदम चौकोर किनारे वाला होता है, या शक्कर के कण आपने देखे हैं वो क्रिस्टल हैं। तो लवण भी क्रिस्टलीय होते हैं, और वो ऐसे क्रिस्टलीय किसके कारण होते हैं? तो उनके अंदर पाए जाने वाले क्रिस्टलन जल के कारण होते हैं, क्रिस्टलन जल के कारण होते हैं। लवण के क्रिस्टल किससे बनते हैं? ठीक है, अब क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? देखो पूछा है, क्रिस्टलन जल के कारण लवण के कण क्रिस्टलीय होते हैं। ठीक है, और तो क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। क्रिस्टलन जल, तो इसकी परिभाषा लिख लें, याद कर लें, सरल है, मैंने वैसे बता दिया। किसी अणु के साथ जो जल के अणु पाए जाते हैं किसी एक अणु के साथ, और जिसके कारण वो क्रिस्टलीकरण होता है उसको क्रिस्टलन जल कहते हैं। फिर भी मैं लिखवा देता हूँ बुक के अनुसार, लवण के एक, देखिए, लवण के एक सूत्र इकाई में, एक सूत्र इकाई में निश्चित अणुओं की संख्या में, जल के निश्चित अणुओं की संख्या, निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल कहलाती है, संख्या क्रिस्टलन जल कहलाती है। तो क्रिस्टलन जल कहते हैं। ठीक है, बहुत सरल परिभाषा है। जितने अणु एक सूत्र इकाई में जल के पाए जाते हैं उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे अभी थोड़े देर पहले धावन सोडा का मैंने उदाहरण दिया था, उसमें 10 जल के अणु क्रिस्टलन जल थे। अब लास्ट हम एक और, हमारा बस चैप्टर खत्म होने वाला है। क्रिस्टलन जल का उदाहरण देते हुए मैं एक और बता रहा हूँ। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक पदार्थ और है बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, तो उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP इसका फुल नॉम में POP भी कहते हैं अपन सामान्य भाषा में। घरों में सजावट के लिए काम आता है, बहुत सरल। POP आपने सब जगह देखा होगा, ऊपर डिजाइनें बनाने के लिए घरों में। तो इसका पूरा प्लास्टर
ऑफ पेरिस। ओके, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका क्या एक तो इसका सूत्र क्या है, पहले तो ये याद करो, ठीक है। तो इसका सूत्र है CaSO4, CaSO4। तो ये तो कैल्शियम सल्फेट है, लेकिन इसके साथ जल का आधा अणु 1/2 H2O, ये क्रिस्टलन जल है इसका। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टलन जल कितना पाया जाता है? आधा अणु। कितना? जल का आधा अणु। अब हम जब देखते हैं, आपने इसके लोगों को एक और भी सुना होगा, प्लास्टर लगाया, क्या हुआ, उसके गिर गया था, हड्डी में प्लास्टर चढ़ा है। तो प्लास्टर क्या होता है? इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का चढ़ाते हैं, क्योंकि ये जल में विलय करने पर एकदम सूख करके कड़क हो जाता है थोड़ी देर बाद, इसलिए इसको। तो देखिए, आप ये अभिक्रिया में लिख रहा हूं, जो प्लास्टर चढ़ाते हैं उसमें क्या होता है? CaSO4 1/2 H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया हमने, ठीक है। और इसको भिगाते हैं हम, क्या करते हैं, चल भिगा ही रहे ना, तो 1 से ही 1/2 H2O, 1.5 H2O हो गया। कितना? 1.5 H2O और मिला गया, अब 2 H2O हो गया। तो अब नया सूत्र हमारा क्या बन गया? CaSO4 2 H2O, ठीक है। तो 2 H2O, ये जिप्सम कहलाता है। ये नया सूत्र 2 H2O, ये क्या कहलाता है? तो आपको कभी ये भी बोले जिप्सम किसे कहते हैं, तो ये जिप्सम का सूत्र है, ये जिप्सम है, ये जिप्सम है। और ये क्या था? POP का सूत्र क्या है? ये POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, बातों बातों में ही मैंने आपके इसके दो उपयोग तो बता ही दिए थे मैंने। एक तो ये घरों में सजावट के लिए काम आता है। क्या करता है? घरों में और भवनों में सजावट का उपयोग। इसके उपयोग क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज क्या है? यूजेस उपयोग क्या है? भवनों में सजावट हेतु, ठीक है। दूसरा उपयोग क्या है इसका? तो मैंने कहा हड्डियों के फ्रैक्चर को ठीक करने में इसका पट्टा चढ़ाया जाता है, ठीक है, ठीक करने में। ठीक, तो दो उपयोग तो ये हो गए। हमें परीक्षा में अधिकतर दो ही पूछे जाते हैं, लेकिन ठीक है ये, और यही इसके उपयोग है। और खिलौना उद्योग में और क्या लिखा? खिलौने बनते हैं। आपने मूर्तियां देखी होगी, मूर्तियां और खिलौने बनाने में और काम आता है। ये और लिख दीजिए, खिलौना व मूर्तियां बनाने में भी इसका उपयोग होता। आपने देखी भी होगी, जो नवरात्रि गरबा में और कई बार हम जो मूर्तियां लाते हैं वो POP की बनी हुई होती हैं, ठीक। तो धन्यवाद, आपका ये चैप्टर पूरा हो चुका है। मेरी आशा है कि आप इसे अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे। 4 वीडियो इसके बारे में हमारे बने, अम्लक्षार लवण 1, अम्लक्षार लवण 2, अम्लक्षार लवण 3 और अम्लक्षार लवण 4। चारों को पूरा देखें। इस पार्ट के बारे में कोई आपका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। फिर भी रहता है तो मुझे कॉल करें, मुझे पूछें, ठीक है। और हम जुड़े रहेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि नहीं देखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपकी क्लास और यहाँ में कोई अंतर नहीं है। धन्यवाद।